नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारा आज का विषय है घरेलू हिंसा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम एक सजीव प्रसारण रहता है और साथ ही फोन इन कार्यक्रम भी होता है। तो अगर आप चाहें और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो जो जुड़े हों घरेलू हिंसा से, तो आप हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब, जिसके लिए आपको नोट करने होंगे हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लिए होंगे। मैं अपने टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर रिपीट करती हूँ। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम आज चर्चा करेंगे घरेलू हिंसा पर, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अनुपमा गौतम, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देहरादून से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ये अधिनियम 2005 में लागू किया गया और आज तक ये अधिनियम चला आ रहा है ताकि महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सके। तो आइए सबसे पहले अनुपमा गौतम जी से हम ये जानते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा क्या है। देखिए, घरेलू हिंसा उस हिंसा के लिए हम कहते हैं जो कि एक शेयर्ड हाउस होल्ड यानी एक साझा गृहस्थी में जो लोग रहते हैं उनके आपसी व्यवहार से संबंधित है या उससे उत्पन्न होती है जी। तो घरेलू हिंसा अधिनियम विशेष तौर पे महिलाओं के लिए बनाया गया और उसमें हर प्रकार की हिंसा को इंक्लूड किया गया, क्योंकि हिंसा सिर्फ मार पिटाई नहीं होती, गाली गलौच, ताने मारना और जो भरण पोषण दिया जाना चाहिए वो यदि ना मिले तो आर्थिक घरेलू हिंसा में भी वो कवर करता है। तो उसमें जो अधिनियम बनाया गया उसमें ये 4 तरह की हिंसा जो है बहुत स्पेसिफिकली मेंशन की गई और इंक्लूड की गई, यानी कि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और इमोशनल। तो वो इस तरह की जो हिंसा है इसके लिए ये अधिनियम बना। इसकी रिपोर्टिंग होती है और रिपोर्टिंग होने के साथ आगे जो है कार्रवाई की जा सकती है इसमें। जी बिल्कुल, आपने कहा कि इसकी रिपोर्टिंग की जाती है, तो अगर कोई महिला पीड़िता है तो वो कैसे रिपोर्ट कर सकती है इसके बारे, घरेलू हिंसा के बारे में? देखिए, इसमें ये रहता है कि अब क्योंकि सरकार ने बहुत सारे फोरम्स बनाए हैं, चाहे वो महिला हेल्पलाइन हो या महिला आयोग हो, तो लड़कियां जो पीड़ित हों, ज़रूरी नहीं है मैरिड हो, साझा गृहस्थी में हर तरह की जो महिला है वो इंक्लूडेड है। अनमैरिड हो सकती हैं, बुजुर्ग हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं। तो उनको एक कंप्लेंट जो है वो एसएसपी के लिए लिख सकती हैं या डायरेक्ट महिला आयोग के लिए लिख सकती हैं या महिला हेल्पलाइन के लिए लिख सकती हैं। और साइमल्टेनियसली उन्हीं कंटेंट्स के साथ वो एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे भी दर्ज कर सकती हैं। इस अधिनियम का एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत वो खुद या जो कोई देखता हो कि उनके साथ हिंसा हो रही है वो उनके लिए इस तरह की कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं न्यायालय में भी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी। जी बिल्कुल जी। अभी आपने कहा कि घरेलू हिंसा में एक महिला जो है उसको सुरक्षित रखने का ही कार्य किया जाता है, बहुत सारे प्रोविजंस और प्रावधान हैं, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हो जाती है वो कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कर पाती है या शायद नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में अगर हम कहीं समाज में देखें कि घरेलू हिंसा हो रही है तो क्या कोई और भी घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसकी धारा 12 है, 12 सेक्शन 12, उसमें बाकायदा लिखा है स्वयं या कोई और, एनी पर्सन, ये वर्ड आता है उसमें, पीड़िता स्वयं या उसकी तरफ से कोई और। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पीड़िता को घर से निकलना ही संभव नहीं है तो वो कंप्लेंट कैसे करेगी, लेकिन पड़ोसी देख रहे हैं, वो इन्फॉर्म कर सकती है कि भाई प्लीज मेरी एक कंप्लेंट आप फाइल कर दीजिए। कंटेंट्स तो ऑब्वियसली वो स्वयं बताएगी कि इसमें क्या क्या मेरे साथ घटा है, लेकिन एक कंप्लेंट उनकी तरफ से भी जा सकती है।
और उसके बाद वो अपनी जो है पूरी व्यथा बता सकती है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है, जब शिकायत दर्ज कर दी जाती है, तो ये देखने के लिए कि क्या वाकई ही कोई हिंसा हुई है या नहीं, उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास रिपोर्ट भेजी जाती है। पूरी जो कंप्लेंट है वो साथ में जाती है। उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो फ़ोन से उस पीड़िता से और जिसके विरुद्ध शिकायत आई है उन सब से वो बात करने के बाद में अपनी एक रिपोर्ट देती हैं। यदि उस रिपोर्ट में हिंसा के बारे में कोई बात आती है कि पीड़िता के साथ वाकई हिंसा हुई है, तो फिर ये रिपोर्ट के आधार पे कंप्लेंट दर्ज होके आगे फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है इसमें। जी बिल्कुल। तो अगर हम शिकायत की बात करें कि घरेलू हिंसा की शिकायत एक महिला को या किसी और को भी घरेलू हिंसा की शिकायत करनी है, तो आखिर ये शिकायत किसके खिलाफ करी जाती है? देखिए, पहले तो बहुत ही स्पष्ट तौर पे ये था कि सिर्फ पुरुषों को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया था, पार्टी बनाया गया था, उनके खिलाफ होती थी ये कंप्लेंट। लेकिन 2005 के बाद क्योंकि इंटरप्रिटेशन होने शुरू हुए, जब अधिनियम आता है तो वो एक बेसिक फॉर्म में जैसे आता है, उसके फिर बाद में विश्लेषण वगैरह जैसे होते हैं, विधिक विश्लेषण वगैरह हुए, तो फिर उसमें बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी पार्टी बनाए जाने के लिए एक उसमें उस तरह का एक विश्लेषण हुआ। तो अब जो घरेलू हिंसा है, जो भी कारित करता है, वो महिला हो या पुरुष, उसके खिलाफ पीड़िता उस कंप्लेंट को फाइल कर सकती है। वो सास भी हो सकती है, वो माँ भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, या फिर वो ब्रदर भी हो सकता है, और जो भी कोई रिश्तेदार। मगर उसका बेसिक जो उसका मूलभूत रिक्वायरमेंट वो ये है कि साझा गृहस्थी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम रह रहे हैं और जिसके प्रति हम घरेलू हिंसा का आक्षेप लगा रहे हैं उसका वहाँ रिहाइश उस शहर में भी ना हो और उससे उस स्टेट में भी ना हो, कहीं दूर हो। वो एक दिन के लिए आया, 2 घंटे के लिए आया और हम अपनी किसी खुंदक को उतारने के लिए उसको पार्टिसिपेट करते हैं, उसका कहीं कोई पार्टिसिपेशन रहा ना हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आए थे और इन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन इसीलिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली ये शब्द को उन्होंने यूज़ किया, शेयर्ड हाउस होल्ड, यानी साझा गृहस्थी। तो उस गृहस्थी में रहने के दौरान जो भी कोई हिंसा इस तरह की होती है, उन सभी के खिलाफ इस कंप्लेंट को लाया जा सकता है। जी, तो अगर कभी कोई महिला शिकायत करती है घरेलू हिंसा की, तो आगे उसको जो सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, वो कैसे दी जाती है? देखिए, इसमें बहुत सारे जो हैं उसको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आमतौर पे होता ये है कि जिस घर में घरेलू हिंसा हो रही है, क्योंकि सभी लोग उसी एक ही प्रेमिसेस में रह रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि उनके लिए बहुत आसान है, 24 घंटे कोर्ट निगरानी नहीं करेगी और 24 घंटे पुलिस निगरानी नहीं करेगी, तो उनके लिए ये आसान है कि उस हिंसा को वो रिपीट करते चलें। अब पीड़िता बार बार तो ना वीडियो बना पाएगी, ना वैसे कुछ कर पाएगी, तो इसके लिए इसमें प्रावधान ये दिया गया है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए न्यायालय के सामने बात रख सकती है कि या तो मुझे किसी और जगह पर एक रहने की किराए का मकान या कमरा लेकर दिया जाए, या फिर इसी पर्टिकुलर प्रेमिसेस के एक भाग को ऐसा कर दिया जाए जिसमें ना ये लोग आ सकें, ना किसी तरह से मेरे साथ हिंसा कर सकें। तो इस तरह का एक निषेधाज्ञा का आदेश जो है वो न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जब कंप्लेंट फाइल होती है, 60 दिन के अंदर जब दूसरी पार्टी को जानकारी मिल जाती है कि उनके खिलाफ कंप्लेंट आ गई है और आर्थिक हिंसा को भी एक पार्ट बनाया गया उस कंप्लेंट में, तो 60 दिन के अंदर न्यायालय को ये तय करना पड़ता है कि कितना भरण पोषण प्रति माह इसमें इस पीड़िता को दिया जाना है। जी। और इसके अलावा चिकित्सा का खर्च हो गया, इसके अलावा अपने पति के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट होगी तो उसके स्तर पर रहने के लिए, उस स्तर से रहने के लिए उतना जो है वो मांग सकती है कि मुझे इतना ही वो दिया जाए, भरण पोषण इस हिसाब से दिया जाए मुझे और बच्चों को, जो कि इनके स्तर के अनुसार मैं भी अपना जीवन यापन कर सकूं। तो इस तरह उन्होंने पूरे ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद पूरा क्योंकि जो मार पिटाई है, ताने हैं या किसी भी प्रकार की यदि हिंसा है, उससे मानसिक आघात बहुत ज़्यादा होता है, उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। तो ये सारे जो हैं प्रावधान इसमें हैं। अगर पीड़िता को कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसे ये कंप्लेंट करनी पड़े, तो ये इस तरह के रिलीफ जो है अनुतोष प्राप्त करने के लिए वो लिख सकती है उसमें। आप ये बताइए कि जहाँ तक हम हिंसा की बात करते हैं, आपने बोला हिंसा कई प्रकार की होती है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, लेकिन शारीरिक जो हिंसा होती है वो अक्सर दिख जाती है। मार पिटाई है तो कहीं ना कहीं कोई घाव या कुछ चोट के निशान होंगे जिसको दिखाकर वो ये बता सकती है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा या मार पिटाई हुई है। लेकिन जहाँ तक हम मानसिक हिंसा की बात करते हैं, इसको कोर्ट में या किसी के सामने बताना या प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई महिला
रात दिन एक मानसिक हिंसा से गुजर रही है, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं जिससे कि उसको बचाया जा सकता है? देखिए, इसमें जब भी हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, दूसरी पार्टी को जवाब देने के लिए एक टाइम दिया जाता है, वो अपना जवाब लेकर आते हैं। उनके जवाब से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होती हैं। जैसे अगर लड़की ये एलिगेशन लगाती है कि ताने मारे जाते हैं, दहेज की मांग की जाती है, बार बार उसको बेइज्जत किया जाता है, इन चीज़ों को साबित वैसे तो नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। लेकिन जिस समय जो भी जिसके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है, जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस बॉक्स में आते हैं, तो एक हम वकालत में एक बात कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो वो परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं उसको हम फिर कोशिश करते हैं बात करके, सवाल करके उसको निकालने की उनसे। उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो वहाँ ऐसे इस्टेब्लिश करने में फिर दिक्कत नहीं होती कि इन्होंने, जो महिला है या जो पीड़िता है, इसके प्रति इन्होंने मानसिक हिंसा भी कारित की है। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि सवाल लेने से पहले हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जी बताइए। हेलो हेलो हेलो। जी जी जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? नीतू विश्वकर्मा, मंदसौर MP से। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ ये इसको मत कर दो थोड़ी। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, जैसे कि हमारी सास हैंगी जी, हमारी सासू माँ हैंगी जी, तो आप अपना सवाल खुलकर पूछिए। नीतू जी, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है, आप प्लीज़ अपना सवाल खुलकर हमसे पूछिए। जी, तो ये पूछना चाह रहे थे हम कि है ना, हमारी सासू माँ है जैसे कि, तो वो हमको है ना बोल के मतलब ताना दे के परेशान करती हैंगी, तो इस वजह से है ना हमको उनके खिलाफ भी कुछ मतलब उनको समझा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इस विषय में, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैंगे और 10 साल हो गए शादी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ बच्चे नहीं हैं और शादी को इतने साल हो गए हैं, तो इस तरह के ताने सुनने ज़रूर मिलते होंगे। ये बात समझी जा सकती है। आप बिल्कुल अपनी जो सास हैं उनके खिलाफ एक कंप्लेंट आप कर सकती हैं, चाहे तो महिला आयोग में करें, चाहे तो महिला हेल्पलाइन में करें। उसमें काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग, आजकल काउंसलिंग की व्यवस्था हर प्रोसीजर में उन्होंने एक मैंडेटरी कर दिया है कि ज़रूर काउंसलिंग कराई जाए। तो उसमें जो काउंसलिंग कराई जाती है, दोनों पक्षों को बिठाया जाएगा, आप दोनों की बात सुनी जाएगी। महिला हेल्पलाइन हो या महिला आयोग हो, एक 3 मेंबर बॉडी होती है, तो उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। दोनों की बात सुनने के बाद वो आपकी सास जो है उन्हें समझा भी सकते हैं और समझाएंगे वो, और उसके बाद आप लोगों का एक समझौता पत्र बनता है, उसमें उसकी अनुपालन करना ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर आपको उसके बावजूद भी राहत नहीं मिलती है, तब आप घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। उसमें फिर जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद नोटिस जारी होने के बाद में फिर एक काउंसलिंग जो है न्यायालय के माध्यम से भी की जाती है, और उस काउंसलिंग में भी समझाया जाता है, आपकी सास को भी समझाया जाएगा कि इस तरह के ताने ना मारें, क्योंकि इस तरह की यदि स्थिति है तो इसमें आपको उनके साथ की ज़रूरत है, तानों की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसको आप चाहें तो आपका इस शिकायत का निवारण हो सकता है। जी जी, हमारे एक और कॉलर हैं अल्मोड़ा से, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो जी, हेलो, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। हाँ जी मैम, कमल सिंह कुमैया। जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले घरेलू हिंसा का कानून ना था ना, आप सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। जी, आप टीवी की आवाज कम करके अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता था, घरेलू हिंसा का जो कानून बना था कब बना था?
सन 2005 में। सन 2005 में ना मैम? जी। इनका शायद यही सवाल था कि ये कि पहले वाली, अच्छा मैं आपको इसमें बता देती हूँ, घरेलू हिंसा कब हुई है इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्ट कब आया। अगर पहले हुई है आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। जी मैम। 2005 से यदि पहले भी कोई हिंसा हुई है तो एक्ट आने के बाद से वो हिंसा की भी आप शिकायत कर सकते हैं, और वो मतलब कंप्लेंट में सारी चीजें आती हैं, उसमें आप लिख सकते हैं सब कुछ उसमें। मगर क्योंकि ये महिलाओं के लिए है तो आप किसी महिला के विषय में पूछ रहे हैं इसको। तो मैम कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल आप सेक्शन पूछना चाह रहे हैं, उसमें लिमिटेशन का सेक्शन प्रोवाइडेड है, एक्ट में ही प्रोवाइडेड है लिमिटेशन का सेक्शन, लेकिन उसमें ये कवर नहीं करता कि हिंसा कब हुई है, कब हुई है हिंसा। वो आपको, लेकिन जब आप कंप्लेंट देंगे तो उसमें आप बाकायदा लिखेंगे कौन से सन में हिंसा हुई है। वो 2005 से यदि पहले हुई है तो उस चीज को भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अधिनियम महिलाओं के लिए है, आप स्वयं अपने लिए इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करवा पाएंगे। जी। जैसे कि अब हम बात कर रहे थे घरेलू हिंसा के बारे में, आपने बताया कि कोई भी एक कंप्लेंट हम कर सकते हैं और फिर काउंसलिंग के ज़रिए बात हो सकती है। जी। लेकिन अक्सर महिलाएं जो हैं वो घबराती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक कंप्लेंट वुमेन सेल में या फिर कहीं पर भी कर दी है तो अल्टीमेटली उनका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं बिखरने लगता है। तो हर एक महिला, जैसे कि अभी हमारे एक कॉलर थे जिन्होंने कहा कि 10 साल शादी को हो चुके हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है, तो उस वजह से उनको ताने सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे में काउंसलिंग का जो रोल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता हमारे कानून के ज़रिए या अधिनियम में ऐसा कुछ जहां महिला को कंप्लेन ऐसे ना करने की ज़रूरत पड़े जिससे सोसाइटी में या फिर समाज में उसके साथ ये सोचा जाए कि वो बुरा बर्ताव कर रही है अपने ससुराल वालों से, लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार को समझाना चाहती है, जो वो परिवार उसकी बात नहीं समझ रहा है। तो ऐसे कोई प्रोविजन या प्रावधान है या आगे आ सकते हैं? आ सकते हैं। देखिए अभी मेरे ख्याल थोड़े दिन पहले हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छी घोषणा की है, अदालत आपके द्वार वाली। जी। वो भी है। इवन उसके पहले से भी हमारा जो महिला हेल्पलाइन है वहाँ आप फ़ोन करते हैं, जब भी किसी को भी ऐसी कोई परिस्थिति यदि है वो फ़ोन करते हैं तो घर भी आते हैं वो लोग, समझाने का एक प्रयत्न घर आकर भी करते हैं। कुछ NGOs भी हैं जो इस तरह का काम करते हैं। और जो हम महिला हेल्पलाइन में या महिला आयोग में जाती हैं, जो भी महिलाएं जाती हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसमें ससुराल वालों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो कि उनको जेल में भेजा जा रहा हो या ऐसी कोई बात हो। वहाँ काउंसलिंग ही बेसिक बात है। होता ये है कि जब भी कोई शिकायत हो जाती है तो दोनों ही पक्षों के रिश्तेदार इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये उन्हें एक फोरम प्रोवाइड किया गया है जिसको कि अगर विपक्षी ये समझते हैं कि हमारी बेइज्जती करी है तो मुझे लगता है वो तो अपने आप में ही फिर एक सेल्फ स्पीकिंग बात है कि इसका मतलब उनका व्यवहार उस महिला के साथ कैसा है। एरोगेंस लेवल इतना हाई है कि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पीड़िता के प्रति भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका मतलब नहीं है टू एन एक्सटेंट। तो ये होता है कई बार कि परिवार बिखर भी जाते हैं कि क्यों गए, तो वो शो करता है कि क्या माइंडसेट है, कितना ईगो है। लेकिन इसका एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, कई बार फोरम नहीं मिलता कि कहाँ बैठ के बात की जाए। तो महिला हेल्पलाइन या महिला आयोग के समक्ष जब काउंसलिंग होती है, बातचीत होती है, लिखा पढ़ी होती है, तो उससे कई परिवार इकट्ठे भी होते हैं। जी। इसका एक ही मतलब रिजल्ट नहीं होता, परिणाम दोनों तरह के आते हैं इसमें। लेकिन जहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग वो ऑब्जेक्शन दी जाती क्यों गई, तो मेरे ख्याल से वो तानाशाही वाला रवैया तो अपने आप में बताता है कि क्यों जाना पड़ रहा है उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूरदर्शन देहरादून के माध्यम से हम अभी बातचीत कर रहे हैं घरेलू हिंसा पर, और इस बातचीत में हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं एडवोकेट अनुपमा गौतम। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, 2 साल से लॉकडाउन है, अक्सर परिवार साथ में मिलकर रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ 24 घंटे साथ में हैं। तो ऐसे में आपने क्या देखा, एडवोकेट हैं आप जानती हैं कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आपके पास, तो ये बड़े हैं या घटे हैं केसेस की अगर हम बात करें? घरेलू हिंसा के तो मैटर्स बड़े हैं और काफ़ी बड़े हैं इस दौरान में, क्योंकि हो ये गया है कि हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में इतना ज़्यादा हम अभ्यस्त हैं इन चीज़ों के कि पूरा दिन हमें बाहर रहना है, शाम को घर आना है, तब एक दूसरे से बात होनी है, वो भी क्या होना है, क्या खाओगे, क्या बनाओगे करके इतना ही बात होती है। बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर वक्त सभी लोग
अपने ऑफिस में है, स्कूल में है। लेकिन अब क्या हुआ कि फैमिलीज एक तो घर के अंदर आ गई, दूसरा जो तो प्राइवेट जॉब्स वाले हैं उनके पास एक जरिया जो कमाई का था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, खास तौर से उन लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। तो उससे ये हुआ है कि एक जो कमी है, आर्थिक कमी एक बहुत बड़ा कारण होती है किसी भी हिंसा का। तो वो जो आर्थिक कमी है उससे फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ा है कि ये हिंसा सिर्फ पत्नी के प्रति नहीं हो रही है, बहुत सारे घरों में ये हिंसा पति के प्रति भी हो रही है, बच्चों के प्रति भी हो रही है, पेरेंट्स के प्रति भी हो रही है। तो ये तो कोविड-19 का एक ऐसा इफेक्ट है जो कि शायद किसी भी वैज्ञानिक, डॉक्टर वगैरह किसी ने नहीं इस चीज़ को सोचा था, लेकिन जब रहना पड़ा है साथ में, कुछ घरों में शायद आपस में प्रेम बढ़ा भी होगा क्योंकि बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम साथ बैठें, खाएं, इकट्ठा टाइम स्पेंड करें, लेकिन ज़्यादातर घरों में हिंसा कहीं ना कहीं हुई है इसमें। जी, तो जब आपने देखा कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारी हिंसा बढ़ी है, लेकिन हमने ये सुना है कि इस दौरान कोर्ट भी बंद रहे हैं क्योंकि कोविड-19 है जो वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका निवारण कैसे हो रहा है जब कोर्ट ही नहीं खुल रहे हैं? देखिए उसमें क्योंकि फ़ोन से बहुत सारी बातें हुई हैं और साथ में क्या था कि हमें अर्जेंसी मैटर्स के लिए हाई कोर्ट ने परमिट किया था। हालांकि कुछ 1-2 महीने हम ये मान के चलें कि बिल्कुल कोई मैटर्स की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस समय कोविड का जो इफेक्ट था वो पीक पे था उस दौरान में। लेकिन फिर भी जैसे कुछ मैटर्स थे जिसमें भरण पोषण के मैटर्स हैं, क्योंकि आर्थिक हिंसा एक बहुत बड़ी हिंसा के तौर पर होती है और अब बंदा खाना भी ना खा सके, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी ना जिसका हो, तो और उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसको देखते हुए कोर्ट्स में ये परमिशंस थी कि हम कुछ मैटर्स को टेकअप करवा पा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो मैटर्स थे वो फ़ोन से या महिला हेल्पलाइन से या फिर महिला आयोग से। पुलिस का तो पूरा टाइम जो है उनकी अवेलेबिलिटी रही है, तो 100 नंबर डायल करके या 112 नंबर डायल करके अपनी व्यथा बताई होगी बहुत लोगों ने। और इस दौरान इसके अलावा बहुत सारे कंप्लेंट्स जो थे जैसे बाय पोस्ट चले गए, पोर्टल्स हैं, ईमेल पे चले गए, तो वो कार्रवाई अपने स्तर पे चलती रही है। जैसे ही कोर्ट्स का थोड़ा सा खुलने का हुआ है, साथ साथ फिर पेटिशंस भी फाइल हुई हैं। इस दौरान में घरेलू हिंसा की पेटिशंस के फाइलिंग में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक हम बात करते हैं पिटिशंस की बढ़ोतरी जब होती है, तो वैसे भी हम ये बात करते हैं कि हमारे कोर्ट्स ज़्यादातर ओवरबर्डन्ड हैं आजकल। और इस दौरान कोविड-19 के दौरान जब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के और बहुत सारे पिटिशंस फाइल हो रहे हैं, तो क्या जो कार्य करने की जो एक टाइम लिमिट होती है जजेस की या एडवोकेट्स की, क्या उनको बढ़ाया गया या अलग से कोई कोर्ट लगाई गई ताकि इन जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा मैटर है जहाँ पर महिला भुगत रही है घर में रहकर, उसको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हेल्प चाहिए, तो ऐसे में क्या किया गया? देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है क्योंकि एक आदमी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है उसे चाह के भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। नंबर ऑफ़ कोर्ट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, कितने थाने हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्ट्स जो अलॉटेड रहते हैं। और पर डे जब नहीं था ये कोविड का प्रॉब्लम तो 150-200 मुकदमे भी लगते रहे हैं क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि हर 15 दिन में डेट लगाई जाती है उसमें, ताकि जल्दी से जल्दी निस्तारण हो। अब ये एक ऐसी सिचुएशन आई है पिछले 1.5-2 साल से कि इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण एज सच नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो न्यायालय हैं उनकी तरफ से हर प्रयास ये किया जाता है कि जितना जल्दी हो सुनवाई हो। इसके लिए लोक अदालत के माध्यम से बहुत सारी कार्रवाई की जाती है। अभी भी नेशनल लोक अदालत है हमारी 11 सितंबर को। इसमें इस तरह के मैटर्स भी टेकअप होते हैं कि दोनों पक्ष यदि सहमत हो तो मैटर का निस्तारण हो, और बाकी उनको हेल्प प्रोवाइड करने का हर प्रयत्न तो किया जाता है, बट जो चीज़ें अपने प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं है उसके साथ तो फिर सभी की हेल्पलेसनेस रहती है। जी बिल्कुल। एक सवाल है मेरा आपसे, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफ इंडिया और संविधान की, अगर हम बात करें, संविधान में कहा गया है कि सबसे पहले महिलाओं को और बच्चों को प्रोटेक्शन देना ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम आज के दौर की बात करें, कोविड-19 के दौर की बात करें, तो महिलाओं के ऊपर जो भी ये हिंसा हो रही है, तो क्या कोर्ट भी हमारे संविधान को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसको टॉप प्रायोरिटी देता है, उन केसेस को पहले निवारण करने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट्स का जो है एक फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, और इसके लिए भी बहुत सारी वर्कशॉप्स हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स की चलती रहती हैं टाइम टू टाइम। इसका उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि अगर इस तरह के मैटर्स हैं तो इस तरह के मैटर्स
मैटर्स को जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाए। जी। टू एन एक्सटेंट कि कई बार मैटर्स ऐसे भी आते हैं जिसमें पेरेंट्स की प्रॉब्लम तो जो है सो है, लेकिन बच्चा इसलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि उसको दोनों में से किसी एक पेरेंट को चूज करना है। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट इतना एफर्ट करते हैं कि इनको सेटल कराया जाए, इनकी थोड़ी एक कोई ऐसा एक वर्कआउट कर दिया जाए जिसमें बच्चा जो है अपने दोनों पेरेंट्स का साथ भी पाले और वो एक मतलब सुरक्षित और संरक्षित एनवायरनमेंट में रहे। और प्रो वुमेन अप्रोच ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अधिनियम है दिस इज एब्सोल्युटली फॉर वुमेन। ये है, इसका नाम ही है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो महिलाओं के संरक्षण को ही ध्यान में मेनली रखा जाता है इसमें। तो इसमें जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको प्रायोरिटी भी दी जाती है, एक टाइम फिक्स्ड रहता है, उस दौरान में जितने ज़्यादा मैटर्स को प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है किया जाता है। कोर्ट्स अपने स्तर पे हर कार्रवाई एक अच्छे ढंग से करते हैं इसमें। जी, आपने जैसे अभी बताया कि ये जो अधिनियम है ये महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें महिलाएं भी एम्पावर हो चुकी हैं, महिलाएं भी बाहर निकलती हैं जाती हैं, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कई बार फॉल्स रिपोर्ट्स भी आती हैं पुरुषों के प्रति अगेंस्ट में या फिर फैमिली के अगेंस्ट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमेशा महिला ही पीड़ित रहती है। तो महिलाएं तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है ले लेती हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन अगर कोई एक मेल वहाँ पर प्रोटेक्ट ना हो रहा हो या उसके पार्ट पे हिंसा हो रही हो तो ऐसे में क्या किया जाता है? देखिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दौर में, क्योंकि हिंसा जो है वो सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं होती, पुरुषों के प्रति भी होती है। जी। और अब जो है वो नंबर्स जो पहले जो नंबर्स थे उससे अब इन नंबर्स का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जो परसेंटेज ऑफ वुमेन सफ़र कर रही थी अब वो परसेंटेज कम है, अब जो परसेंटेज ऑफ मेन है वो अब बढ़नी शुरू हो गई है। रीजंस बहुत सारे हैं उसके, और वुमेन एम्पावरमेंट एक एस्पेक्ट है उसका। ये नहीं है कि हर एम्पावर्ड वुमेन जो है वो अपने फैमिली के साथ या अपने हस्बैंड के साथ मिसबिहेव कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये परसेंटेज बड़ी है और अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको हिंसा से प्रोटेक्ट करने का ऐसा कोई पर्टिकुलर अधिनियम नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें इस बारे में टेकअप होती हैं, टेबल होती हैं, लेकिन जब तक वो लॉ नहीं बनता तब तक उनके पास ऐसा कोई सशक्त जो है वो अधिनियम नहीं है जिसमें वो अपनी हिंसा के बारे में बता सकें। उनके पास एक कंप्लेंट करने का ही एक ऑप्शन रह जाता है कि एसएसपी के पास जाएं और कंप्लेंट करें कि हमारे साथ ये घटना हो रही है, लेकिन अदरवाइज जो है उनके पास कोई अधिनियम का सहारा नहीं है। अधिनियम सारे जो हैं वो महिलाओं को ही सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के अंतर्गत कोई महिला कंप्लेंट करती है तो सज़ा के प्रावधान क्या है जो उनके अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट में ये हिंसा की कंप्लेंट हुई है? देखिए जितने इसमें अनुतोष दिए जा सकते हैं उनमें डायरेक्टली सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। ये जितने अनुतोष हैं ये क्षतिपूर्ति से संबंधित हैं, वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित है, बच्चों के अभिरक्षण से संबंधित हैं। लेकिन जब ये आदेश पारित हो जाता है और उसके बाद अगर वो जो अमाउंट उनको पे करना है, चाहे वो मंथली मेंटेनेंस का हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन का हो, और या फिर वो जैसे उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था देनी है उससे रिलेटेड हो, अगर वो कंप्लायंस नहीं हो रहा तो उसमें फिर एक एनफोर्समेंट का ऑर्डर जो है वो लेने के लिए दोबारा प्रोसीड करना पड़ता है, तब कोर्ट सज़ा दे सकती है। बट जैसे हमारा दहेज अधिनियम में सज़ा के प्रावधान है उस तरह के सज़ा के प्रावधान घरेलू हिंसा अधिनियम में नहीं है। इसका एम सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिला पीड़ित है उसकी पीड़ा को कम किया जा सके। जी, अनुपमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आगे भी आपके लिए ऐसे ही कार्यक्रम लेकर हम आते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमें पत्रों के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता है हेलो उत्तराखंड, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। तो हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। जल्दी से हमें पत्र लिखिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।